जो आज का हमारा सेशन है वो यूनियन जुडिशरी से है और यूनियन जुडिशरी में चैप्टर 4 पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक यूनियन जुडिशरी। इसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करें यूनियन जुडिशरी में तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक आर्टिकल्स हैं, जिसमें हम आज के सेशन में आर्टिकल 124 से लेकर के 134A तक कवर करेंगे। मतलब लगभग 10 आर्टिकल्स आज आपको कवर कराने वाले हैं। ना कि कवर कराने वाले हैं, बल्कि ये 10 आर्टिकल आपको बैठे बैठे यहीं पर लर्न कराने वाले हैं। इस टेक्निक से लर्न कराने वाले हैं ताकि आप कभी भविष्य में भूलें नहीं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में कि भारत में एक यूनिफॉर्म लॉ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके लिए जो ब्रिटिशर्स का है बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, एक योगदान है कि किस तरीके से भारत में एक यूनिफॉर्म ऑफ लॉ सेटल्ड हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुआ, कैसे जो है भारत में फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, और कैसे जो है फेडरल कोर्ट रिप्लेस्ड सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट को कैसे कैसे रिप्लेस किया। आज हम इन तमाम टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जुरिडिक्शन क्या है और जुरिडिक्शन के टाइप्स क्या है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आज हम एक मेंटली प्रिपेयर हैं और आप लोग भी पेन पेपर के साथ मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और साथ ही साथ जो है नोट्स भी बनाते चले। ये आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो लेट्स गेट्स रेडी विद द पेन पेपर एंड स्टार्ट। तो हम आर्टिकल अगर 124 से लेकर के 134A की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एलिजिबिलिटीज ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज एज वेल इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जजेज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 124 से लेकर के 134A तक आपको याद कैसे रखना है? तो आपको ये याद रखना है SC। हियर SC स्टैंड फॉर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्ट्रक्चर्स है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट है, एलिजिबिलिटीज है, अदर जजेस की अपॉइंटमेंट है, तो इस पर जो है हम यहाँ पे बताया गया है, ये प्रोविजन दिया गया है। कहां पर दिया गया है? आर्टिकल 124। अब इसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या एक फिश भी है, व्हेल फिश मतलब समुद्री फिश, सी फिश, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्क के नाम से। अब यहां पर दिस एस स्टैंड फॉर सैलरी, जजेस की सैलरी का प्रोविजन कहां है? आर्टिकल 125 में। और दिस ए स्टैंड फॉर एक्टिंग जजेस, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के का प्रोविजन कहां पे दिया है? आर्टिकल 126 में। और फिर आपका नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर एडहॉक जज, ये कहां पर दिया है? आर्टिकल 127 में। और अटेंड टू रिटायर्ड जजेज का प्रोविजन है आर्टिकल 128 में। और सी जो सुप्रीम कोर्ट है, दिस इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखीय न्यायालय है, इसका प्रोविजन कहां दिया है? आर्टिकल 129 में। तो अब आप देख लीजिए 124 से लेकर के 124 टू 129 आर्टिकल आप लोगों के बिल्कुल प्रिपेयर हो गए होंगे।
तो यहां पर हम इसको लिखते भी जाते हैं। यहां पर आर्टिकल 124 में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है? स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एससी और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। 125 में क्या है? जजेस की सैलरी एंड अदर अलाउंसेस। और 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस का प्रोविजन है, एक्टिंग चीफ जस्टिस का, राइट। और 127 में एडहॉक चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेस का प्रोविजन है, नॉट चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेस। और 128 में अटेंड टू रिटायर्ड जजेस, जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में अटेंड करने का प्रोविजन दिया गया है कि इफ देयर एनी वर्कलोड इशू, अगर कोई वर्कलोड इशू है तो एडहॉक जज भी रिटायर्ड जज को भी सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए प्रोविजन दिया गया है। और 129 दिस इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है। तो यहां तक 129 आर्टिकल आपके कवर होते हैं। तो यहां पे सार शो, अब शो का मतलब सार शो मतलब दिखाई दी। तो यहां पे वो वाला शो नहीं है SHO, SO करके याद रखो। सार्क शो, सार्क दिखा। अब क्या दिखा? S-130 ये सुप्रीम कोर्ट की सीट की बात करता है। जैसे प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, अर्थात दिल्ली। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय कहां पर है? दिल्ली है। लेकिन यहां पे प्रोविजन है 130 में कि क्या, क्वेश्चन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज अदर रीजनल जगहों पर हो सकती है, रीजनल बेंचेज ओपन की जा सकती हैं? यस, कैन बी ओपन, की जा सकती हैं। कहां पे प्रोविजन है? आर्टिकल 130 में। और यहां पर ये इसके जो ओ है, ये आर्टिकल स्टैंड फॉर ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131, ये इसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन की जब बात आती है तो ये होता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली अगर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में, किन्हीं दो स्टेट के बीच में, या दो से अधिक स्टेट के बीच में, या सेंटर और स्टेट के बीच में किसी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस डिस्प्यूट को कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड द डिस्प्यूट। मींस दो या दो से अधिक स्टेट्स या सेंटर स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को डिसाइड करने का पावर या डिसाइड करने का राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब इसके बाद आता है कि हम यहां पर 124 से लेकर के 131 तक के जो है आपके पास आर्टिकल कवर हो गए होंगे। अब 132 से लेकर के जो आर्टिकल हैं 132 टू 134A, ये आर्टिकल बात करते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन की, राइट। किसकी बात करते हैं? अपीलेट जुरिडिक्शन की। तो यहां पर अपीलेट जुरिडिक्शन की बात करें तो 132 में क्या प्रोविजन दिया है? 132 में जो प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 132 कि सुप्रीम कोर्ट में उन केसेस में अपील की जा सकती है जिसमें हाई कोर्ट क्या देगा? परमिशन देगा, एक ग्रांट परमिशन किसको? सुप्रीम कोर्ट को विद इशूइंग सर्टिफिकेट। इशूइंग सर्टिफिकेट किस चीज का इशू किया जाएगा? कि इफ देयर इन एनी केस, यदि किसी केस में क्या रह गया है, कोई सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्वेश्चंस रेज होता है। सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्वेश्चंस का मतलब होता है कि यदि किसी केस में हाई कोर्ट में कोई जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो डिसाइड नहीं हो पाया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, इन दैट सिचुएशन हाई कोर्ट क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट इशू करेगा ताकि जो है न्यायालय की सार्थकता बनी रहे और संविधान का विस्तार भी हो, संविधान
का जो है कि गरिमा मीन्स स्टेब्लिश रह सके और स्वतंत्र न्यायपालिका भी स्वतंत्र रहे। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है, परमिशन देता है, किसको, कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अलाउज टू सुप्रीम कोर्ट विद इशूइंग सर्टिफिकेट कि इसमें एक सब्सटेंटिव लॉ क्वेश्चंस रेज हो रहा है, इसकी सुनवाई आप यहां पर करें। अच्छा, सेम यही आर्टिकल अगर हम 133 की बात करें तो ये किन मामलों में, ये 133 सिविल मामलों में जो है अपीलेट में आते हैं, और 134 की अगर हम बात करें तो 134 ये क्रिमिनल मामले जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, किसमें, क्रिमिनल मैटर्स में। कैसे, लेकिन ये सब आएंगे कैसे, ये सारे के सारे जो केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होकर के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एज एन अपीलेट कोर्ट में आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारा हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है। तो जब यहां पर आएंगे तो विद इशूइंग सर्टिफिकेट बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एक जब सर्टिफिकेट इशू करेगा, और ये सर्टिफिकेट इशू कहां पे होगा, आर्टिकल 134A, आर्टिकल 134A के तहत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या इशू करते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि सो एंड सो मैटर्स में, चाहे वो मामला सिविल हो या मामला जो है क्या हो, क्रिमिनल हो, कि इसमें सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्वेश्चंस इशू है, और इसको डिसाइड जो है कौन करे, सुप्रीम कोर्ट करे, और इसका जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो है सब्सटेंटिव लॉ का क्या हो, एक अच्छा इंटरप्रिटेशन हो सके। इज दैट क्लियर? तो यहां तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर की बात भी हो गई। अब हम इस पर जो है डिस्कस कर लेते हैं एक बार आर्टिकल 1 बाई 1 करके। इज दैट क्लियर? तो यहां पर बाकी सारे आर्टिकल्स लगभग डिस्कस हो चुके हैं। अब हम आर्टिकल 124 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 124 क्या कहता है, देयर शाल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देयर शाल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा। अच्छा, उच्च न्यायालय होगा सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, साथ में यह भी कहता है देयर शाल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग विद 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेज। कंसिस्टिंग विद 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेज, मतलब इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अलग जजेस होंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये 7 जजेस जो हैं ये फिक्स नहीं है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि भारत का जो संसद है, पार्लियामेंट ने जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड हुआ था कब, 28 जैन 1950 को, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। चूंकि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश्ड हुआ 28 जनवरी 1950 को, मींस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन 2 डेज लेटर, राइट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 2 दिन बाद। तो आर्टिकल ये कहता है कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक तो सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका एक चीफ जस्टिस भी होंगे, और चीफ जस्टिस के साथ साथ अन्य 7 अदर जजेज भी होंगे, मींस 7 अदर जजेज भी होंगे। तो ये वाली बात हो गई। और साथ ही ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट अगर प्रिस्क्राइब करेगा वर्कलोड को देख करके, तो नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आर्टिकल 124(2), मतलब आर्टिकल 124 क्लाज 2 क्या कहता है, 124 क्लाज 2 ये कहता है कि भैया ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, हु कैन अपॉइंट चीफ जस्टिस, देन आंसर इज दिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द और शैल अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्योंकि प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो हमने शैल वर्ड का यूज किया कि भारत के राष्ट्रपति
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अच्छा, नियुक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे कॉलेजियम सिस्टम से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। किससे होती है? कॉलेजियम सिस्टम से। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है? 4 मोस्ट सीनियर जजेज होते हैं। मोस्ट सीनियर जजेज, एक तो ये इनकी ओपिनियन होगी और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपनिंग होगी, ओपिनियन होगी। ठीक है, जो बैठे हुए हैं पहले से कि भाई एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको रिप्लेस करने वाले हैं, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिटिंग है उनकी भी ओपिनियन होगी। और मोस्ट सीनियर जजेज, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेज होंगे, उन 4 में से किसी एक को चुना जाएगा, जिसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी ओपिनियन उस समय शामिल होगी। और इन चारों जजेज में से इनकी ओपिनियन शामिल होगी कि भाई इनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है। तो देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद हिज सील एंड वारंट, अपने सील एंड वारंट से, इंक्लूडिंग इसमें हाई कोर्ट के जजेज की भी ओपिनियन शामिल रहती है, इसके अलावा भी। तो इन सबके जब ओपिनियंस आ जाती है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने वारंट एंड सील से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो अपॉइंटमेंट हो गई। फिर जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्तियों का जो प्रोविजन है, वो आर्टिकल 124 मींस 124 क्लास 3 में प्रोविजन दिया गया है। वो क्या प्रोविजन है? इनकी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरियाज पर डिस्कस करता है। एलिजिबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि इनकी योग्यताएं क्या होंगी, कौन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या बन सकता है? जज बन सकता है। तो एलिजिबिलिटीज नंबर 1, वो इंडियन सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? कौन होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसमें जज बनने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, जस्टिस बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। सेकेंड एलिजिबिलिटी उसकी भारत के किसी उच्च न्यायालय में मींस एनी हाई कोर्ट में उसने क्या किया हो? 5 साल बतौर अधिवक्ता, बतौर जज सर्विस दी हो। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में बतौर जज, एज ए जज उसने 5 साल की सर्विस पूरी की हो। और थर्ड एलिजिबिलिटीज है कि इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की राय में वो एक विधि वेत्ता, राइट? क्या हो? इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया she should be distinguished jurist, मीन्स राष्ट्रपति की राय में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, एक विधि वेत्ता हो। तो ये क्राइटेरियाज है। और फोर्थ है कि 65 वर्ष की आयु से कम ना हो। क्या ना हो? 65 वर्ष की आयु से कम ना हो, मतलब 65 साल से कम। चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका जो है सर्विस कितना समय का है? 65 साल का है। 65 साल के बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं। 65 साल से कम उम्र तक ये जो है क्या बन सकते हैं? जज बन सकते हैं।
और एक चीज और है इसमें कि या तो वो जो है 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। और 10 years हाई कोर्ट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। मतलब ये चीज क्लियर हो गई। तो इसके आर्टिकल 124 का क्लास 1 और क्लास 2 क्लास 3 कंप्लीट होता है। अब क्लास 4 इसके जो है इम्पीचमेंट की बात करता है कि भाई अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट तो हो गया, लेकिन अगर जज को हमें इम्पीचमेंट करना हो, मतलब उसे उसके पद से, उसके ऑफिस से उसे रिमूव करना हो, तो रिमूवल की प्रक्रिया क्या होगी? तो रिमूवल की प्रक्रिया का प्रोविजन दिया है आर्टिकल 124 के क्लास 4 में कि आप कैसे रिमूवल करेंगे। तो रिमूवल करने के लिए इस पर जो है महाअभियोग चलाया जा सकता है। और महाअभियोग किन परिस्थितियों में चलेगा कि इनकैपेसिटी ऑफ दैट जज, उस जज की ये पाया जाए कि ये जज जो है अपने काम में परफेक्ट नहीं है, इनकैपेबल है, या फिर मिसबिहेव के लिए उसे जो है जज जो है मिसबिहेव कर रहा है, लोग जूडशरी का जो है ब्लॉटेड कर रहा है समवेयर कहीं ना कहीं, तो उस दशा में भी उसका जो है इम्पीचमेंट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आर्टिकल 124 क्लियर होता है। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 125 की। ठीक है, आर्टिकल 125 की। तो हमने आपको क्या बताया था? एससी है और फिर सार। तो 125 किसकी बात करता है? सैलरी की, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होंगे उनकी सैलरी कैसे आएगी और उनके जो है अदर अलाउंसेस कैसे कैसे मिलेंगे। ये सैलरी, वेतन, अलाउंसेस का डिस्कस किया गया है आपका इसमें आर्टिकल 125 में, जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से जो है दिया हुआ है। उसमें जाकर के आप थोड़ा सा इंगेज हो और पढ़ें। इसके बाद आर्टिकल 126 ये किसकी बात करता है? ये एक्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है कि कार्यवाहक, एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जस्टिस की आखिर क्या जरूरत पड़ रही है? जरूरत है भाई, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या जरूरत है? एक्चुअली है, हर संस्थान में ऐसा होता है। जब कभी प्रिंसिपल नहीं होता है तो वाइस प्रिंसिपल एक एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पे काम करता है। जब कभी जिले में डीएम ना हो तो एसडीएम जो है एक्टिंग डीएम के तौर पे काम करता है। तो क्यों करता है? ताकि जिले का जो काम है या कॉलेज का जो काम है, स्कूल का जो काम है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, प्रभावित ना हो, इफेक्टिव ना हो। तो दैट्स वाई जब हम स्कूल को बिना प्रिंसिपल के नहीं चला सकते हैं और जिले को बिना डीएम के नहीं चला सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट विदाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे चल जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है। और क्यों होती है, किस तरह से होती है, किन परिस्थितियों में होती है? तो परिस्थितियां ये सर्कमस्टांसेस हैं। नंबर 1 कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इनकैपेबल हो अपने काम में। मतलब इनकैपेबल का मतलब वो अपना काम ना कर पा रहे हों उस दशा में, और अनेबल टू अटेंड ऑफिस, अपना ऑफिस अटेंड ना कर पा रहे हों, मतलब किन्हीं सर्कमस्टांसेस के चलते वो ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं। तो इन द वैकेंट ऑफ सीट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली होगा, वो नहीं होंगे या किसी वजह से किसी सर्कमस्टांसेस से जब वो अपना काम नहीं कर पा रहे होंगे, उस दशा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। इज दैट क्लियर?
अच्छा ये चीज हो गई। इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के बाद आर्टिकल आता है आपका 127। ये बात करता है एड हॉक जजेस की। एड हॉक जजेस का मतलब होता है कि जब कभी जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, काम नहीं पूरा हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशंस ये होता है कि विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियाज चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके कंसेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड हॉक जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट आओ और कुछ काम करो। इज दैट क्लियर? इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के बाद एड हॉक जजेस आ गए। अब आर्टिकल आता है आपका 60 से। क्या सीखा आपने? एससी, सुप्रीम कोर्ट और एस सैलरी और ए एक्टिंग और ए एडहॉक और आर रिटायर्ड। क्या? रिटायर्ड। तो यहां पर जो जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो चुके हैं उन रिटायर्ड जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट को अटेंड करने का प्रोविजन है। और ये सारे प्रोविजन जो अटेंड करने के हैं रिटायर्ड जजेस, एडहॉक जजेस, वो कब? जब वर्कलोड ज्यादा हो। और उस दशा में जो रिटायर्ड जज हैं उनको जो है जब ऑफिस अटेंड करेंगे तो इन बिटवीन जितने समय वो जो है सुप्रीम कोर्ट का काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज रिटायर्ड होने के बाद भी जब ऑफिस संभालेंगे, बैठेंगे, कार्य करेंगे, कोर्ट देखेंगे, तो उनको वही सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो एक अपॉइंटेड जजेस को मिल रही है। इज दैट क्लियर? जो अपॉइंटेड जजेस को मिल रही है, सेम फैसिलिटीज, सेम सैलरी, सेम सब कुछ वही मिलेगा जो एक रिटायर्ड सिटिंग जज को मिल रहा है, वही रिटायर्ड जज को भी उस समय मिलेगा। वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये रिटायर्ड जजेस की के प्रोविजन की बात करता है। आर्टिकल 129 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 129 किसकी बात करता है? मैंने क्या बताया था? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीजर्स, जो भी लॉज, जो भी ऑर्डर्स, डिक्रीज जो पास किए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक अपने आप में प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक मिसाल होते हैं। और आम तौर पर लोग जो है मिसाल देते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट किसकी मिसाल देते हैं? सुप्रीम कोर्ट की मिसाल देते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस केस में ये कहा था। जैसे कि सपोज करो एक केस है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने एक एस्टेब्लिश किया कि किन एफआईआर किन सेक्शन में अगर हुआ है तो कब और किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की जिस सेक्शन में एफआईआर हुई है वो सेक्शन में कम से कम 7 साल से ऊपर की सजा हो तो ही पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। उनको क्या करेगी? एक नोटिस इशू करके उनको इंटरोगेट करेगी, इंक्वायरी करेगी। राइट? तो ये जो है क्या बन गया आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129। अब बात आती है भैया, एक आर्टिकल है 130, 130। ये 130 जो आर्टिकल है ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज भी ओपन की जा सकती हैं, रीजनल बेंचेज भी ओपन की जा सकती हैं। यस ऑफ कोर्स ओपन की जा सकती हैं विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट पर और कुछ जूरिस्ट की कंसेंट पर क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रीजनल बेंचेज को भी ओपन किया जा सकता है। और फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कहां एस्टेब्लिश्ड है? फिलहाल तो दिल्ली में। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आता है 131। ये बात करता है आपके किसके? ओरिजिनल जुरिडिक्शन की।
ये हमने आपको शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि यदि सेंटर और स्टेट में या किन्हीं कई स्टेटों के बीच अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि उस स्टेट का हाई कोर्ट। अब टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है एक तरह से क्या किया है, आर्टिकल 124 से लेकर के 134A तक का आज डिस्कशन किया है। और साथ ही हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो वो हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या थे। वो हिस्टोरिकल इवेंट 1757 का प्लासी और 1764 का बक्सर का युद्ध था। 1757 के प्लासी वार से जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है सिविल रेवेन्यू राइट्स जो है रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स सिविल राइट्स अपने हाथों में ले लिए। तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग ये फर्स्ट जुडिशियल प्लान लेकर के आए 1772 में। जब 1772 में फर्स्ट जुडिशियल प्लान लेकर के आए, 1773 में जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1774 में फर्स्ट जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर इस्टेब्लिश हुआ? कहां? कोलकाता में। और इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बीच में बहुत सारे एक्ट बहुत सारे चार्टर्स आए, मैं उन पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मोटा मोटा कर रहा हूं। तो जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसके ठीक 2 साल बाद जो फेडरल कोर्ट था वो इस्टेब्लिश हो गया। कहां पर? दिल्ली में। क्योंकि तब भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। तो 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 200 के अंडर जो है जो ये फेडरल कोर्ट है इसको जो है क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। कहां पर? दिल्ली में। और जब 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 मींस भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 28 जून 1950। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है 1937 का जो दिल्ली में या 1774 का जो कोलकाता में, इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और ये जो है क्या बन गया? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और डिटेल्ड जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो प्लीज गो थ्रू द एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।